आज हम बात करते हैं जीवन प्रक्रिया की। तो जीवन अगर निरंतर रूप से चल रहा है तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ कार्य हो रहे हैं हमारे अणुओं के भीतर जो इस चीज़ को सुचारित रखे हुए हैं। तो वो क्या हैं? और वो चीज़ें हैं जो एक जीवित वस्तु को या जीवित चीज़ को निर्जीव चीज़ से विभिन्न करती है। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही सिंपल निमोनिक याद रखेंगे, वो है एमआरएस ग्रेन। एम का मतलब होता है मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह या एक ही जगह पे, चाहे वो पानी हो चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, उनकी आवाजाही या मूवमेंट चल रहा है। आर मतलब रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया। एस मतलब सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, अगर आपने सुई चुभाई है तो उसका दर्द महसूस होगा। जी मतलब ग्रोथ, एक शिशु है जो कि बड़ा हो रहा है। रिप्रोड्यूस या प्रजनन की प्रक्रिया जिससे नई पीढ़ी की उत्पत्ति हो रही है। एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन, ये 7 चीज़ें हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से विभिन्न करती है या एक जीवित चीज़ को निर्जीव चीज़ से विभिन्न करती है। जब भी हम मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं तो हम समझते हैं कि लिविंग चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए वायरस को किस कैटेगरी में डाला जाए अक्सर ही एक क्वेश्चन रहा है या एक प्रश्न रहा है। वो क्यों? क्योंकि वायरस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं करते हैं, पर वो जब किसी को इन्फेक्ट कर देते हैं तब मूवमेंट करते हैं। तो उन्हें लिविंग कहा जाए, उन्हें जीवित कहा जाए या निर्जीव कहा जाए, ये हमेशा ही एक प्रश्न मार्क या प्रश्न चिन्ह बन के रह जाता है। आज जो हम लाइफ प्रोसेसेस या जीवन की प्रक्रियाएं समझेंगे उनमें हम 4 प्रमुख प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे, और वो चारों की चारों प्रक्रिया हम ना सिर्फ जीव जंतुओं में बल्कि ह्यूमन बींग्स में भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल रहते हैं। एक ऑर्गेनिज्म है जो एक शरीर की संरचना है, उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स हैं। उन ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर अलग अलग टिश्यू हैं और उन टिश्यू के अंदर अलग अलग सेल्स हैं। अब ये सब किस तरीके से काम करते हैं, हम इसको एक बहुत ही सिंपल रूप से इसकी एक उपमा समझ सकते हैं। वो ये है कि एक सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स में हर बिल्डिंग में अपार्टमेंट हैं अलग अलग, और उस अपार्टमेंट में अलग अलग कमरे हैं। ये कमरे जो हैं इनको आप सेल से तुलना कर सकते हैं। अपार्टमेंट आपका टिश्यू हो गया, बिल्डिंग जो है वो आपका ऑर्गन सिस्टम हो गया, और जो पूरा सोसाइटी है वो एक ऑर्गेनिज्म हो गया। तो इस तरीके से हम एक सेल को या टिश्यू को समझ सकते हैं, और ये हमें जीवन की प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगा। जब भी हमारे घर में कोई चीज़ खराब हो जाती है, चाहे बिजली खराब हो गई है या पानी की पाइपलाइन खराब हो गई है, हम उसमें रिपेयर करवाते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर में भी जो अंग खराब होते हैं उनको रिपेयर की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर बॉडी सेल्फ हील करती है, पर अगर सेल्फ हील नहीं हो पाता है तो हमें किसकी ज़रूरत है? हमें बाहरी दवाई या सहायता की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रक्रिया अक्सर देखी गई है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रक्रिया कब होती है? जब सेल जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। उस प्रोसेस से एनर्जी या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि लाइफ को आसान या सुगम्य बनाने के लिए कारगर होती है। अब जब हम पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं में न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये एक सबसे प्रमुख चीज़ है। अगर हमें न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो जीवन चलेगा कैसे? तो न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप्स हो सकता है या फिर हेटेरोट्रॉप, स्वजीवी या परजीवी। अब इसमें हम समझते हैं स्वजीवी का मतलब ये होता है ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना या अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। तो जो हरे पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में हर सेल के अंदर, और ये पौधों में खाना बनाने में या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा उनका भोजन बनाने में मदद करता है। तो होता क्या है, एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी से रिएक्ट करती है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन जो कि बाय प्रोडक्ट होता है, थोड़ा पेड़ खुद काम में लेता है अपनी श्वसन प्रक्रिया के लिए, और बचा हुआ ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, जो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो न्यूट्रिशन की प्रक्रिया है जो पौधों में होती है, ऑटोट्रॉप्स में होती है, ये स्वयं खाना बनाने की प्रक्रिया से शुरू होती है। स्टोमेटा सेल्स आप देखते हैं जो कि गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड होते हैं। जब ये इनटेक करते हैं तो ये खुल जाते हैं, जब ये
इनटेक नहीं कर रहे हैं तो ये बंद हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और यहाँ पे हम एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि ऐसा अक्सर कहा गया है कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो रही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सिर्फ प्रकाश में या सनलाइट में हो सकती है, जब पेड़ अपना खाना बना सकता है। तो रात में पेड़ अपना खाना नहीं बना रहा है, इसका मतलब वो ऑक्सीजन नहीं रिलीज कर रहा, पर वो अपनी श्वसन प्रक्रिया तो कर रहा है, वो जीवित है, वो अपनी श्वसन प्रक्रिया कर रहा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ रहा है। और क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ रहा है, अगर रात में आप पेड़ के नीचे सो रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है जितना आपको मिलना चाहिए। तो इसलिए पेड़ की छांव में अगर सोना है तो ज़रूर दिन में सोइए। अब अगला सवाल ये है कि जो पत्तियां हैं उनका प्रकाश संश्लेषण में इतना अनोखा रूप क्यों है? पत्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। पहला तो ये क्योंकि वो फैली हुई होती हैं, उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा ऊर्जा या ज़्यादा लाइट, प्रकाश को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है, आपने कोई भी पौधा देखा होगा, आपने ऐसा नहीं देखा होगा एक पत्ती दूसरे पत्ती के ऊपर होती है। थोड़ी थोड़ी पत्तियां या तो अलग अलग कोण पे या अलग अलग एंगल पे होंगी या ऊपर नीचे होंगी। कारण ये है कि सभी पत्तियों को संपूर्ण प्रकाश मिल सके और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छे से बेहतरीन स्वरूप से हो सके। इसी तरीके से बहुत सारे नेटवर्क जो वेन्स के देखे गए हैं, जो रेटिकुलेट या पैरेलल वेनेशन देखा जाता है पत्तियों में, वो देखा गया है, जिसके द्वारा ऊर्जा और एनर्जी, जो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो है, वो बेहतरीन रूप से चल सकता है। तो ये तो हमने समझा प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स। अब अगर हम ऑर्गेनिजम्स पे आए तो सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, लोअर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स। अब लोअर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स को समझने के लिए यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। कई घर ऐसे होंगे झुग्गी झोपड़ी में जहाँ पर एक ही कमरे का मकान होगा या एक ही कमरे का घर होगा, और कई घर ऐसे होंगे जहाँ पर 5-7 कमरे होंगे या 3-4 कमरे देखे गए हैं। तो अंतर क्या है? एक हम बोल सकते हैं सिंगल सेलुलर है, दूसरा मल्टी सेलुलर है। यहाँ पर एक ही सेल है जो सारे कार्य कर रहा है, एक ही घर में आपके सारे कार्य निमट रहे हैं, और यहाँ पर अलग अलग रूम में आप अलग अलग चीज़ों के लिए कार्यरत हैं। तो इसी तरीके से जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं अमीबा का। अमीबा क्या करेगा? उसके पाँव जो होते हैं उनको सूडोपोडिया कहा गया है। असली पाँव नहीं होते हैं, 2 फिक्स पाँव नहीं होते, वो अपने शरीर में से किसी भी अंग को कभी भी पाँव बना सकता है। तो वो एक फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेता है और फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या करता है? पैरामीशियम की अगर आप बॉडी देखेंगे तो वहाँ पर एक फूड ग्रूव होता है। तो उसकी बॉडी पे छोटे छोटे सीलिया होते हैं जो खाने को उस फूड ग्रूव तक पहुंचाने में मदद करते हैं, और उस फूड ग्रूव की सहायता से पैरामीशियम अपना खाना ले लेता है। अगर हम पाचन प्रक्रिया की बात करें ह्यूमन बींग्स में, तो वो किसके द्वारा होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। डाइजेस्टिव सिस्टम समझना बहुत ही सरल काम है। हम अपने मुंह के द्वारा डाइजेशन की प्रक्रिया या चबाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। मुंह में सलाइवा रिलीज होता है, ये सलाइवा फूड को सॉफ्ट बना देता है और ईसोफेगस या फूड पाइप के द्वारा वह पेट तक पहुंच सके, इसके लिए उसको आसान बना देता है। अब जब वो पेट तक पहुंच रहा है तो जो फूड पाइप है उसमें जो बंद खुलने का मूवमेंट होता है उसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, और जो फूड पार्टिकल है वो सॉफ्ट होके गोल गोल बॉल्स की तरह अंदर जाता है, जिनको बोलस कहा जाता है। अब ये फूड पार्टिकल्स आपके पेट में पहुंचते हैं। पेट में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन रिलीज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो एसिड है जो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, और पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। तो सबसे पहले आपके पेट में प्रोटीन टूटने की प्रक्रिया शुरू होती है, और जो म्यूकस होती है वो लाइनिंग है जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा है, जो एसिडिक है, वो पेट की आंतों को या पेट की लाइनिंग को जलने नहीं देता है। तो म्यूकस इसलिए कारगर होता है। जब यहाँ पर मैक्सिमम प्रोटीन टूट जाता है तो ये खाना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, छोटी आंत जिसे कहा गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन की या पाचन की प्रक्रिया देखी गई है। यहाँ पर जो प्रोटीन है, जो बचा कुचा प्रोटीन है, ज़्यादातर तो टूट चुका है स्टमक में, पेट में जो बचा कुचा प्रोटीन है वो ट्रिप्सिन द्वारा टूट जाता है, और जो फैट है वो और छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है लाइपेज की सहायता से।
ये सारा एब्जॉर्प्शन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में बहुत सारे फोल्ड देखे गए हैं जिन्हें विलाई कहा जाता है, और ये विलाई जो है वो सरफेस एरिया बढ़ाने का कार्य करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खाने का एब्जॉर्प्शन हो सके बेहतरीन स्वरूप से। और उसके बाद जो बचा हुआ खाना है वो बड़ी आंत से होता हुआ रेक्टम और एनस, एनल स्फिंक्टर से एनस में जाके एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हम यहाँ पर समझते हैं। अगली महत्वपूर्ण चीज़ जो हम देखेंगे वो है कि इसी डाइजेशन के प्रोसेस में अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मेरे पास एक तरफ शेर है और दूसरी तरफ गाय है, तो किसकी छोटी आंत ज़्यादा लंबी होगी? अब आप पूछेंगे कि ज़्यादा लंबी किसी की क्यों होगी, दोनों की बराबर क्यों नहीं होगी? तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि जो जंतु पौधों का सेवन करते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, उनकी छोटी आंत ज़्यादा लंबी होती है। कारण क्योंकि पेड़ों में क्या होता है, सेल, और दोनों में सेल होंगे, प्लांट में भी एनिमल में भी, पर प्लांट में जो सेल होगा उस पर सेल वॉल होता है और ये सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं पाया जाता है, तो सेल्यूलोज का कोई काम नहीं है। और क्योंकि सेल्यूलोज के डाइजेशन में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनकी जो छोटी आंत है वो ज़्यादा लंबी होती है। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अगला है रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया। श्वसन की प्रक्रिया शुरू करने में एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपके लिए लेती हूँ। मेरे हाथ में एक लाइम वाटर है जिसको मैंने अभी अभी बनाया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है। ध्यान दीजिएगा, ये लाइम वाटर नींबू पानी नहीं है, ये लाइम वाटर सैचुरेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। अब मैं इस पे फूंक मारती हूँ तो क्या होगा कि ये लाइम वाटर जो कि आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, ये क्या हो गया है, ये मिल्की हो गया है, मतलब ये दूध के रंग का हो गया है। क्यों? क्योंकि जो श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिलीज करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रही है, जो कि इसका रंग मिल्की टर्न कर रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है श्वसन प्रक्रिया को समझने के लिए। ये श्वसन प्रक्रिया सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं करते हैं, ये श्वसन प्रक्रिया पौधों में भी देखी गई है। इसीलिए हमने आपको पहले कहा था कि रात में पौधे के नीचे नहीं सोना है। तो पौधा ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा ही देगा, पर जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उसके पास बच जाती है वो एटमॉस्फेयर में एक्सक्रीट कर देता है, वो उसके एक्सक्रीशन प्रोसेस की सहायता से बाहर निकल जाती है, और उसके लिए जो वेस्ट है वो हमारे लिए काम का है, और उस ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं हम अपनी श्वसन प्रक्रिया के लिए। अब जब भी हम श्वसन प्रक्रिया को समझेंगे तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ग्लूकोज जो कि हमारे एटीपी का मेजर सोर्स है वो ब्रेक डाउन एनर्जी वहाँ पर हो रही है। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो पाइरूवेट में टूटता है जिसमें 3 कार्बन देखे गए हैं। अब इसके आगे जो टूटने की प्रक्रिया है, ये अगर ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन नहीं है तो दोनों ही केस में अलग होगी। जब ऑक्सीजन है तो हम उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है, और यहाँ पे पाइरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और एनर्जी में टूट जाता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है जैसे कि यीस्ट, तो क्या होगा, ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। इथेनॉल में 2 कार्बन मॉलिक्यूल देखे गए। कई बार हमारी मसल्स में, मांसपेशियों में हम देखते हैं कि अगर आपने बहुत रिगरस एक्सरसाइज कर ली है, बहुत ज़्यादा देर आपने खेल कूद कर ली है, एक्सरसाइज कर ली है, तो बॉडी में क्रैम्प्स आने लगते हैं। वो क्यों? क्योंकि पाइरूवेट जब बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होता है तो वो लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, और ये लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में जमा होता है जिसकी वजह से आपको क्रैम्प्स या मसल क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में। अब ह्यूमन बींग्स में या मानव में जब भी हम श्वसन प्रक्रिया की बात करते हैं तो ये कहाँ से शुरू होगा? निश्चित तौर पे नाक से शुरू होगा। तो नॉस्ट्रिल से ये शुरू होता है। नॉस्ट्रिल में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो कि डस्ट को रोक देते हैं और सिर्फ साफ हवा को अंदर जाने देते हैं। जो बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स हैं और इम्प्योरिटीज़ हैं उनको फिल्टर आउट कर देते हैं, और ये ट्रिकिया की सहायता से आपके ब्रोंक्यूल्स में जाता है, और ये ब्रोंक्यूल्स और छोटे एल्वियोलाई में टूट जाते हैं। जैसा हम यहाँ पर लंग्स में, हमारे फेफड़ों में एल्वियोलाई को समझ रहे हैं, ऐसे ही हम किडनी में किसको समझते हैं? नेफ्रॉन को। दोनों में एक ही सिमिलैरिटी है, दोनों ही बॉडी से वेस्ट को हटाने का काम करते हैं। एल्वियोलाई जो है कार्बन डाइऑक्साइड के वेस्ट को हटाता है, जबकि नेफ्रॉन जो है नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि नाइट्रोजन रिच होता है, ह्यूमन बींग्स में यूरिया और बर्ड्स में अगर हम बोलेंगे तो यूरिक एसिड को हटाने का कार्य करता है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम एक और सिमिलैरिटी देखेंगे जो कि एल्विलाई और नेफ्रॉन में पाई गई है, वो ये है कि दोनों में खूब सारी ब्लड कैपिलरीज देखी गई हैं। तो ये एल्विलाई जो है यहाँ पर हम मैक्सिमम ब्लड कैपिलरीज देखते हैं। अब ब्लड कैपिलरीज होने का फ़ायदा क्या है? अगर सिर्फ डिफ्यूजन की सहायता से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचता तो हमारे पैर की उंगली से लेके फेफड़े तक पहुंचने में लगभग 3 साल का समय लगता, पर ये चीज़ कुछ ही क्षणों में हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन कहाँ डिजॉल्व है? ये ऑक्सीजन ब्लड में डिजॉल्व है, और ब्लड में ये किसके साथ बन जाता है? हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन की एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, और वो ऑक्सीजन के साथ बंध जाता है, और बहुत जल्दी, क्योंकि वो एक कनेक्टिव फ्लूइड है, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को ट्रांसपोर्ट करने में कारगर होता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो कि ब्लड में होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन बॉडी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सकता है और बहुत ही फास्ट हो सकता है। इसी तरीके से जब हम श्वसन प्रक्रिया करते हैं, तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम अपने फेफड़ों को ऊपर उठाते हैं, और जो डायफ्राम, जो नीचे ही नीचे की लेयर हम देखते हैं, वो फ्लैट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और सारी ही केसेस में हम देखते हैं कि लंग्स में रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर देखा जाता है, जो कि एक सफिशिएंट समय तक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, ताकि बिल्कुल प्रेशर रिलीज़ ना हो। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो हम देखते हैं वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा हृदय किस तरीके से कार्य करता है, और हृदय और फेफड़े जुड़ के वेस्ट एलिमिनेशन का काम करते हैं, वो कैसे होता है? तो यहाँ पर हमारा जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स देखे गए हैं, राइट, और ऊपर के 2 ऑरिकल और नीचे के 2 वेंट्रिकल। जो लेफ्ट ऑरिकल है वहाँ पर साफ ब्लड आता है, और वो साफ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में पहुँचता है। जब पूरी बॉडी से गंदा खून होता है वो हमारे राइट ऑरिकल में आता है, और फिर वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है, और लंग्स से वो साफ होने की प्रक्रिया का काम करता है। तो ऐसा भी देखा गया है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखा गया है, ज़्यादा मस्कुलर पाया गया है। अगली चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि ह्यूमन बींग्स के हार्ट में 4 चैम्बर पाए गए हैं। मछलियों में 2 होते हैं, क्रोकोडाइल में 4 होते हैं, जो कि एक एक्सेप्शन है, पर बाकी सारे रेप्टाइल्स में 3 हार्ट पाए जाते हैं। तो मछलियों में सिर्फ 2 ही चैम्बर्स पाए जाते हैं हार्ट के। अब 2 ही चैम्बर्स होने की वजह से क्या होता है कि ब्लड एक ही बार हार्ट में से निकलता है, जबकि ह्यूमन बींग्स में या मैमल्स में ये 2 बार होता है। इसलिए यहाँ पर हम डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं। और हम देखेंगे कि हार्ट जो ऑरिकल्स हैं और वेंट्रिकल्स हैं उनके बीच में वॉल्स देखे गए हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स देखे जाते हैं। और इसी तरीके से लेफ्ट पार्ट हार्ट का राइट पार्ट से जो है सेप्टम से अलग होता है। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो हम समझने की कोशिश करते हैं वो है। और जो ब्लड है वो प्लाज्मा, उसमें फ्लूइड होता है जिसको प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स खून को क्लॉट करने के काम में आते हैं। तो मान लीजिए अगर कहीं चोट लगी है तो वहाँ पर अगर आप कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं दबाएंगे, तो भी वो थोड़ी देर में वहाँ पर खून का थक्का जम जाएगा। और उसका कारण मुख्यतः ये होता है कि प्लेटलेट्स वहाँ पर एक्ट करते हैं और वो इमीडिएटली क्लॉटिंग करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो इम्यूनिटी बढ़ाने की इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और जो आरबीसी होते हैं वो हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के पूरे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करने का कार्य करते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो ट्रांसपोर्टेशन की हम ह्यूमन बींग्स में समझते हैं। पर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता। प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। पर उसके पहले हम एक और चीज़ समझ लेते हैं कि ह्यूमन बींग्स में आर्टरीज और वेन्स क्या होते हैं। ए से आर्टरी, ए से अवे, मतलब आर्टरी का काम हमेशा हृदय से खून को दूर ले जाने का है। तो हृदय से जब वो खून को दूर ले जाती है तो चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी हो, चाहे वो गंदा खून ले जा रही हो। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्टरी सिर्फ साफ खून ले जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्टरी गंदा खून भी ले जाती है, जैसे पल्मोनरी आर्टरी जो कि हार्ट से गंदा खून लंग्स पे ले जाती है प्यूरिफिकेशन के लिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आर्टरीज
हार्ट से दूर ले जाती है, ए से आर्टरी, ए से अवे। और यहाँ पर आर्टरीज की जो वॉल होती है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है और थिक होती है। जो प्रेशर हम नापते हैं ब्लड का, उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है और वो आर्टरीज से लिया जाता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको सिस्टोल कहा जाता है, जब रिलैक्सेशन होता है तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जो रिलैक्सेशन के टाइम होता है, वो 80 mm मरकरी का होता है, और जो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम होता है वो 120 mm मरकरी का होता है। 80-120 आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है। अगर इससे ज़्यादा है तो उसे हाइपरटेंशन का नाम दिया जाता है और इस स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर नापा जाता है। अगर हम प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जड़ों के द्वारा न्यूट्रिएंट्स और पानी जो है पेड़ों तक पहुंचता है, पत्तियों तक पहुंचता है, और ये किसके द्वारा होता है? ये जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम जो है वहाँ पर आयंस का एक डिफरेंस क्रिएट करता है, और वहाँ पर पेड़ों की जड़ों में और पानी में या मिट्टी में जो आयंस का डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसकी वजह से वो ऊपर धक्का देता है और वो पेड़ों के अलग अलग ऑर्गन्स तक, मेनली पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य करता है। दूसरी तरफ एक और प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन का, जिसके द्वारा जो भी एक्सेस पानी पेड़ के पास है वो एटमॉस्फेयर में लूज होता है। उसका एक और महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि ट्रांसपिरेशन की वजह से ये इंश्योर किया जाता है, जैसे हमें पसीना आता है, पेड़ को ट्रांसपिरेशन होता है, तो ट्रांसपिरेशन बॉडी को या पत्ती को बहुत गर्म नहीं होने देता, नहीं तो पत्तियां गर्म होकर जल जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। तो ट्रांसपिरेशन उन पत्तियों को लगातार ठंडा करने का काम करता है, इसलिए थर्मल रेगुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो ट्रांसपिरेशन के द्वारा होता है। पत्तियों में जो खाना बन जाता है वो ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस से पूरे पेड़ में पहुंचता है, और ऑस्मेटिक प्रेशर डिफरेंस वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये जो खाना पूरे पेड़ में पहुँच रहा है ये फ्लोएम की सहायता से पहुंचता है। जाइलम और फ्लोएम के फर्दर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमने एक सेपरेट क्लास में एनसीईआरटी के डिस्कस किए हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल देखनी है तो आप उस क्लास को रेफर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अगला ये है कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हमने यहाँ पर समझा कि किस तरीके से होता है। अगला हम समझते हैं कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस क्या है। तो जैसा कि हमने समझा प्लांट्स में एक्सक्रीशन का प्रोसेस बहुत ही सरल है। ऑक्सीजन एलिमिनेट होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, पहला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो हो गया। दूसरा, ट्रांसपिरेशन की सहायता से पानी उड़ता है, और तीसरा, जो पेड़ का तना है उसमें सूखी बार्क देखी गई है, छाल जो कि झड़ती है, और सारी ही पत्तियां जो है ना जो सूख जाती हैं वो सूख के गिरने लगती हैं, क्योंकि उसके मीजोफिल सेल्स के अंदर जो वैक्यूल होते हैं उसके अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है। तो ये मेजर प्रोसेस है एलिमिनेशन का प्लांट्स के लिए। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो किडनी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब किडनी जो है वो दो पेयर ऑफ किडनी होता है, तो 2 किडनी होती हैं, वो आपकी यूरेटर से कनेक्ट होकर यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है और यूरेथ्रा के द्वारा वो निकलता है, तो वहाँ पर ये पूरा प्रोसेस समझा गया है। जो किडनी होती है उसके अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, और अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को ध्यान से समझें तो नेफ्रॉन्स में एक बोमेंस कैप्सूल होता है जिसमें ग्लोमेरुलस होता है। वो सारे यूरिन जब उससे पास होता है तो वो वापस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया करता है उसके ट्यूबुलर पार्ट में। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के टाइम पे जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी पानी और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो और एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और फाइनली जो रेसिडुअल होता है वो कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ऑन एन एवरेज एक दिन में किडनी जो है वो 180 लीटर फिल्टर करती है, पर फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट जनरेट होता है वो सिर्फ 1 से 2 लीटर होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कितना काम एक दिन में किडनीज को करना पड़ता है नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए, जो भी नाइट्रोजन का वेस्ट है उसको रिमूव करने के लिए। और इसी में हम समझते हैं कि किडनीज क्योंकि हमारे शरीर का एक बहुत एसेंशियल अंग है, अगर किसी वजह से वो ख़राब हो जाते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। और इसी प्रोसेस में हम डायलिसिस का प्रोसेस समझते हैं कि डायलिसिस के प्रोसेस में क्या किया जाता है कि आपकी आर्टरी
आर्टरी से ब्लड को ले जाया जाता है, वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से पास किया जाता है, जिसमें ब्लड में से जो भी वेस्ट है उसको हटाया जाता है और बचा हुआ प्योर ब्लड वापस आपके शरीर में डाला जाता है। तो ये एक डायलिसिस का प्रोसेस है जो किया जाता है, जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी प्रोसेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझा है। आगे के अध्यायों में हम विज्ञान के और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आएंगे। जीवित रहने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो चीज़ें कैसे कार्य करती हैं, कैसे सर्कुलेशन का, श्वसन का और डाइजेशन या पाचन की प्रक्रिया होती है, उसके बारे में आज हमने समझा है, दोनों ही प्लांट्स में और एनिमल्स में। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए, हम तुरंत ही उसका रिजोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।